इंटरव्यू मेरा ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू देने के बाद मैं एक तरीके से बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरे को लगने लगा कि आई विल गेट इट। तो दैट वाज तो फिर इंटरव्यू के नेक्स्ट दिन ही मेरे जो प्रेफर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेरे को फोन किया था कि यू आर यू श्योर यू विल जॉइन माय लैब, कैन यू कंफर्म इट। तो मैंने कहा कि जस्ट गिव मी 1 डे एंड आई विल जस्ट लेट यू नो। तो फिर मेरे को पता लगा कि या आई वाज क्वाइट राइट एट दैट मोमेंट। तो ये होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपने दिया, फिर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि लग रहा है कि हो जाएगा, ये होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ सफलता सीरीज, जहां पे आज हम एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करने वाले हैं हु हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ टीचिंग पाठशाला एज वेल एज एन एकेडमी। और इन्होंने फिलहाल ही के सीएसआई नेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकिंग 116 शेयर किया है, एज वेल एज इनका गेट 2022 भी क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली ये अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। हम आज इनका इस एपिसोड में वेलकम करेंगे। आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे कम्युनिटी सेक्शन पे, उन्हीं सवालों को हम इनके सामने रखेंगे और जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, इन्होंने इतने सारे जो भी इंटरव्यूज इन्होंने क्लियर किए वो कैसे क्लियर करे, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, और जो रियलिटी होता है इंटरव्यू पैनल का कि क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है या कैसे आपको जवाब देना है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीजों से रिलेटेड आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। सो लेट्स वेलकम प्रणतोष दास। सो हेलो प्रणतोष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आई एम गुड। ओके, बहुत अच्छा लगा। ओके। सो प्रणतोष, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप करेंटली क्या कर रहे हैं। ओके। तो मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से आता हूँ। मेरा मैं चित्तरंजन में रहता हूँ। चित्तरंजन आसनसोल से थोड़ा करीब है। तो चित्तरंजन में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली। उसके बाद मैंने वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह की, डीवी पब्लिक स्कूल था। उसके बाद बीएससी इन जूलॉजी किया मैंने। जूलॉजी में बीएससी किया फ्रॉम बीबी कॉलेज आसनसोल, विच वाज अंडर काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। देन मेरे को देन आई स्टार्टेड माय मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। And right now I have just started my PhD in IIT Bombay. Okay. तो प्रणतोष, हम क्या करने वाले हैं आपके इंटरव्यू सेशन को, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं टीचिंग पाठशाला पे, उन्होंने आपसे मैक्सिमम रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने कैसे खुद को तैयारी की है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सवाल पूछे हैं जो आपके सीएसआई नेट से रिलेटेड है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले मेरे कुछ सवाल होंगे आपके सीएसआई प्रिपरेशन से रिलेटेड, देन वी विल स्विच टू इंटरव्यू सेक्शन, एंड देन हम आपके रिसर्च रिलेटेड चीजों पे हाईलाइट करेंगे और क्वेश्चनिंग करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स ने आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपका जो मास्टर रहा है, क्या आपके मास्टर में डेजर्टेशन वर्क भी था? हाँ, एक्चुअली हम लोग का जो मतलब मास्टर्स जो कोर्स था, उसमें एक्चुअली हम लोग को लास्ट सेमेस्टर में हम लोग को डिसर्टेशन एक प्रोजेक्ट करना था। तो वो कोई किसी किसी ने मेरे मेरे फ्रेंड ने किसी किसी ने वो बाहर में किया था, लाइक एनआईसेड, आईआईसीबी कोलकाता, वो सब जगह में किया था। तो मैंने मैंने मेरे डिपार्टमेंट से ही किया था। आरएनए बायोलॉजी लैब था अंडर प्रोफेसर विश्वदीप दास। सो आई डिड द डिसर्टेशन फ्रॉम हिज लैब ओनली। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिला था या फिर समथिंग जो कि हाँ आप हाँ शेयर करना चाहते हैं? हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिसर्टेशन अगर कोई कर रहा है, मतलब अगर कोई 6 महीने भी नहीं, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था मेरे टाइम पे, वो मैंने जब स्टार्ट किया
आई जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क देयर। तो 3 महीने बाद मेरा वो 2-3 महीने बाद क्या हुआ ना, वो कोविड फिर से आ गया, सेकेंड वेव आ गया। सो मैंने सोचा था कि मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा। मतलब जितना मैंने काम किया था वो काम, तभी मेरे को लग रहा था कि ये इनफ नहीं है। लेकिन मैं आज जहाँ पे हूँ, मतलब आज जहाँ पे पहुंचा हूँ, फिर यहाँ आके लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ तो सीखा है वहां पे। मतलब बात ऐसा नहीं है कि तुम मतलब हैंड्स ऑन या तुम कितने एक्सपेरिमेंट सीख रहे हो। तुम वो जो माहौल है, वो लैब के अंदर काम करने वाला जो माहौल है, उससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। मतलब वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि कैसे काम होता है, कैसे सोचा जा सकता है एक एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए, कैसे हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये सब एक लैब में जाके ही सीखना से। तो वहां पे बहुत कुछ सीखा मैंने। ठीक है, वहां पे सारे रिसर्च स्कॉलर्स थे, भैया थे, कुछ भैया थे, कुछ दीदी थे, तो बहुत मेरे को हेल्प की। आज भी उनसे बात होते हैं। तो बहुत 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 कुछ सीखने को मिला वहां से। हाँ। ओके, ओके, दैट्स इट। हाँ, ये तो बात आपने सही कही है कि रिसर्च लैब का एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। मतलब जहां हम्म तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप एमएससी में जिस तरीके से सरवाइव करते हो, रिसर्च जो लैब होता है उसमें सरवाइव करना इज एंटायरली डिफरेंट। हम्म वहां हम्म पे आप कुछ नया सीखते हो और वो नया सीखना आपको आगे चल के बहुत हेल्प करता है। तो ये हम्म। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा, अगला सवाल जो काफी स्टूडेंट ने आपसे पूछा है और जानना चाहा है कि बीएससी जूलॉजी आपने किया, उसके बाद आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर गए, हम्म। तो क्या इस शिफ्टिंग में कोई या इस ट्रांजिशन में कोई आपको चैलेंजेस मतलब फेस करने को मिला, या फिर इट वाज ऑल इजी? आई वुड से मेंटली मेरे को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो बात ऐसा था कि व्हेन आई वाज इन द लास्ट स्टेज ऑफ माय बीएससी, तो मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, वो एंट्रेंस वगैरह देने पड़ता है। तो मैंने जब मेरे सर से कहा, मतलब मेरे जो बीएससी का सर थे, तो उनसे कहा कि सर ऐसा बात है, मैं बायोटेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मतलब ऐसा मुझे डिमोटिवेट किया कि आई कुडंट इवन इमेजिन। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तुमको जूलॉजी लिया लिया लेना मतलब जूलॉजी तुमने पढ़ा है तो जूलॉजी लेके ही जाना है। ठीक है, फिर बाद में डिफिकल्टी होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं फिर डर गया। ठीक है, उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, बहुत ही करीब दोस्त है मेरा, वो जेएनयू में है। तो उसने उसने मेरे को फिर बताया कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम तुम्हारा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, मतलब तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, वही मैटर करेगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि तुम्हें जूलॉजी किया है तो जूलॉजी जाना है, तो तुमने बॉटनी किया है तो बॉटनी जाना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बॉटनी से आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इवन मेरे साथ ही एक मतलब मेरे बैचमेट है, वो फार्मेसी से बायोटेक्नोलॉजी आई है। मतलब दैट इज a huge change, right? Pharmacy is kind of a different path, but still it's related to biology. तो उन्होंने फार्मेसी से मतलब बायोटेक्नोलॉजी में आया। तो बात ऐसा है कि यू कैन शिफ्ट टू एनीवेयर। आई वुड से इन एकेडमिक टर्म्स, माने वो एग्जाम वगैरह क्लियर करने में, जूलॉजी पढ़ने से एमएससी का एंट्रेंस तो आराम से क्लियर हो जाएगा, इफ यू हैव रेड इट क्वाइट वेल। ओके, तो एंट्रेंस क्लियर करने में उतना उतना मेरे को डिफिकल्टी कुछ नहीं था, तो वो क्लियर हो गया था। और इन द सेंस अगर ऐसा भी माना जाता है कि जो जूलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं उनको सीएसआई नेट में फायदा मिलता है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। बट आई डोंट थिंक दैट इज रियली ट्रू। सो बात ऐसा है कि हो सकता है कि जूलॉजी हम लोग जितने डेप्थ में पढ़ते हैं, उतने डेप्थ से सीएसआर नेट में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा सीएसआर नेट के लिए, मतलब और ज्यादा अंदर घुसना पड़ेगा मेरे को पर्सनली जो लगता है। सो दैट इज नॉट इनफ टू गेट यू टू दी सीएसआर नेट इफ यू आर इन बीएससी जूलॉजी, राइट? सो दैट इज माई ओपिनियन। सो दैट वाज इट। मतलब आप कहीं भी किसी से भी कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, आपका ये आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरे को बायोटेक्नोलॉजी जाना है, क्यों जाना है ये भी क्लियर होना चाहिए। मेरे को जो था,
मैंने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा अलग कोर्स है, मतलब इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीखने को मिलेगा, इसमें टेक्निक्स वगैरह कुछ ज्यादा है। जूलॉजी में क्या है, जूलॉजी में थोड़े वो क्लासिकल पार्ट्स ज्यादा हैं, तो उसमें थोड़ा मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा टेक्निकल एरिया में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा फिर इधर इधर चलते हैं, बस दैट वाज द थिंग। तो अगला सवाल आपसे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपका सीएसआईआर क्रैकिंग स्ट्रैटेजी कैसा, मतलब कि किस तरीके का था? अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें तो, जो भी आपको लगता है कि यस उस स्ट्रैटेजी ने एक्चुअली वर्क किया आपके लिए। तो पहले पहले तो मैं बोलूंगी, मैम है हमारे साथ, ठीक है। तो मैम से बेहतर ये कोई नहीं बता सकते, ठीक है। तो मैम 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 से ही मैंने मैंने सीखा है, मैम को सुनता था, ठीक है। मैम थे, और इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी वीरेंद्र सिंह सर है हमारे, तो वो सर और मैम है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी तो भाई उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। फिर भी इफ people want to know what was my strategy, I will take that पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितने बार हो सके प्रैक्टिस करते रहो, होगा। कुछ ऐसा बात नहीं है कि नहीं होने वाला है, पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्या आपने कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर की थी, और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपने काफी सारे इंटरव्यू डील किए हैं, तो स्टैंडर्ड बुक हम्म पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या आपने कोई हम्म स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प ली थी या नहीं? हम्म ये एकदम एकदम मतलब क्या कहते हैं ना, फंडामेंटल बात है कि अगर अगर तुम मान लो कि अगर कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है, मतलब बायोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, उसके बाद सेल बायोलॉजी हो गया। तो मैंने ये बायोकेमिस्ट्री लेलिंजर से पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने वाटसन पढ़ा है, मेरा मेरा एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो वाटसन से ही पढ़ा है, ठीक है। तो वाटसन मैंने पढ़ा था। उसके बाद सेल बायोलॉजी मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं जो करता था, बात ऐसा था कि मान लो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, फर्स्ट आई विल गो टू दी वेब, आई विल सर्च फॉर दैट टॉपिक। मेरे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो देन आई विल रेफर टू द बुक। तो बुक में क्या रहता है ना, वो बुक में थोड़ा स्टैंडर्डाइज तरीके से बोला बोला जाता है कि इसके बाद ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है, तो वो समझ में आ जाता है। फिर अगर आप वेब में जाओगे तो आपको कुछ मतलब रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह मिलेंगे, तो वो समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है इन दैट स्टेज। सो आई वुड टेल दैट जितने जितने तुम बुक्स पढ़ोगे वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बुक्स जितने पढ़ सकते हो उतना अच्छा है, बस वही है। नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा बहुत यूनिक टाइप का है, और वो ये है कि जिस कॉलेज से आप अपना मास्टर करते हैं उसका नेम या फेम क्या एक्चुअली इंटरव्यू प्रोसेस को अफेक्ट करता है या नहीं? इट्स ए काइंड ऑफ ए ट्रिकी क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज मुझे लगता है कि वो शायद डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता, बट देयर इज ए small minor thing that may have say impact, but I don't think that will give you a huge benefit or something like that। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे को मेरे को सिर्फ इतना बोला गया था कि when they started like asking biochemistry questions in IIT Bombay interview, they just told me ki you are from Jadavpur University, right? Then I told yeah, I'm from Jadavpur University, and they were like then you must have been very good in biochemistry, right? And I told that that doesn't mean that I am very good in biochemistry, right? So they told that they very good people are in chemistry. Chemistry department is so good over there. So बात ऐसा है कि you will not get direct benefits, but I would say yeah, if you are coming from a like known university or known institute, they might have I mean small impact there, I mean very little impact, that doesn't will
कंफर्म योर सिलेक्शन और मतलब कुछ कुछ भी नहीं, वो आपका इंटरव्यू में कुछ असर नहीं पड़ेगा उसका उतना। Yeah, rather to say we ये can बात है। just focus on the knowledge what we have. यस यस क्योंकि अगर यस। आप वहां पे हाँ अपना या knowledge show करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट डजेंट मैटर आप कहाँ से बस आए, राइट? एकदम एकदम सही है। तो अगला सवाल है कि आपका, क्योंकि AIR 116 था, तो हम्म। आपके रॉ स्कोर कितने रहे थे आउट ऑफ 200? रॉ स्कोर मैंने वो जब रैंक आया था उसके बाद मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद कुछ चेंजेस वगैरह थे, वो कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस वगैरह थे। मैंने जो आंसर की निकला था, आंसर की के बाद मैंने जो कैलकुलेट किया था वो शायद कुछ 128 और 130 ऐसा कुछ वेरी कर रहा था, मतलब बिटवीन 128 शायद। हम्म। ये जो CSR UGC का GRF रैंक होता है, क्या ये आइजर या IIT में के सिलेक्शन में किसी भी तरीके से इम्पैक्ट डालता है? बात ऐसा है कि फिर वो वाली हो जाएगी, मतलब वो यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का नाम इम्पैक्ट होता है कि नहीं। एक मतलब कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स का रहता है कि अप टू सर्टेन रैंक्स वो अप्लाई करते सकते हैं, मतलब दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। बट आफ्टर you are applying, after you have been selected for the interview, it doesn't matter what rank you are having, it doesn't matter, no one will ask you your rank। but मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी मतलब प्रोफेसर और साइंटिस्ट का कुछ ऐसे होते हैं कि वो रैंक्स प्रेफर करते हैं, लेकिन आई वुड नॉट से ये मेजोरिटी में होते हैं। बट बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है वो जो करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कुछ सिलेक्शन में इम्पैक्ट होगा। बट इफ यू हैव ए गुड रैंक, you can almost apply every ISERs and all, there is no such limitation। मतलब कॉमनली देखा जाए तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालता, नहीं रियलिटी नहीं नहीं। बेसिस पे कुछ एक आध मेंटोर्स हाँ मतलब प्रेफर कर सकते हैं हाँ उनके हाँ पर्सनल बेसिस हाँ पे। हाँ ओके। हाँ होता है। हाँ। चलिए, अगला सवाल है हमारा और लास्ट सवाल है CSIR कैटेगरी से, कि हम्म हम रोज रिवीजन करते हैं जब CSR की तैयारी हो रही होती है। शुरुआत में तो हम्म सब कुछ ठीक चलता है क्योंकि कम चीज पढ़ा है, कम रिवाइज करना है, लेकिन जैसे जैसे वी हम्म प्रोसीड फर्दर हमारे पास हम्म यूनिट्स जो होते हैं वो बहुत सारे कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके हम्म वो यूनिट्स पाइल अप होते रहते हैं और रिवीजन करने में हम्म बहुत डिफिकल्टी आती है। तो इतनी सारी यूनिट्स का रिवीजन एक साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि CSR में कहा जाता है आपको रिवीजन करते रहना है इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू यूनिट। तो प्रीवियस यूनिट का आपको रिवीजन हम्म करते रहना है, यू कांट स्किप दैट, अदरवाइज सब कुछ भूल जाओगे। तो ये जो हम्म। प्रॉब्लम होती है इसको कैसे मैनेज करना पॉसिबल होगा? ये मेरे को लगता है कि मतलब मेरे को लगता है कि ये स्ट्रेटेजी जो होना चाहिए ना, ये होना चाहिए कि ये खुद का एक निकलना चाहिए स्ट्रेटेजी। मतलब मेरा एक स्ट्रेटेजी होगा कुछ, और किसी का कुछ दूसरा स्ट्रेटेजी होगा। अगर बेसिक स्ट्रेटेजी एक होना चाहिए। मान लो कि मैं क्या करता था, मैंने 2 यूनिट लिए शायद, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने मैं बायोकेमिस्ट्री रिवीजन कर रहा हूँ और डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जब बायोकेमिस्ट्री वाला, मैं दोनों दोनों एक साथ रिवीजन शुरू करूंगा। मैं बायोकेमिस्ट्री वाला रिवीजन पकड़ूंगा, थोड़ा रिवीजन करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। मान लो कि मैंने आज बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है, मतलब पूरा मैंने रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन तो मतलब पूरा बायोकेमिस्ट्री का आधा एक दिन में रिवीजन हो जाता है, मतलब एकदम ढंग से रिवीजन करना है तो आधा रिवीजन हो गया। तो मैं सेकेंड हाफ में, मतलब उस दिन का सेकेंड हाफ में क्या करूंगा, वो बायोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चंस लेके बैठूंगा। फिर दूसरे दिन मैं डेप बायो लेके बैठूंगा। तो वो जो बायोकेमिस्ट्री वाला सवाल बचा हुआ था वो मैं करता रहूंगा उसके साइड बाय साइड। तो वो चलना चाहिए, मतलब रिविजन क्वेश्चन सॉल्व, रिविजन क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे करते करते मान लो कि 15 दिन में तुम्हारा, 15 नहीं, मतलब मान लो कि 1 वीक में अगर तुम 2 यूनिट्स कर रहे हो, तो तुम्हारा 4 यूनिट, 4 वीक्स में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फास्ट रिविजन करते करते जब तुम जाओगे ना, मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मैंने एक छोटा नोटबुक बनाया था। फिर वो नोटबुक में मतलब मैंने कुछ
कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, कुछ डायग्राम्स थे, चार्ट्स वगैरह थे। तो लास्ट में मैं जब एक दिन पहले मैं जब वो नोटबुक खोला, तो ऐसा हुआ था कि मतलब जहां आंख पड़ रहा है वो पूरा ऐसे ही, मतलब आंख पढ़ने के बाद ही वो ऐसे ही अपने आप आ जा रहा है, मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे आ रहा है। तो ये होना चाहिए, ये समझ रहे हो, मतलब ये होना चाहिए। फिर फिर अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। ओके, तो मैं यही कह सकती हूँ कि डिवीजन स्ट्रैटेजी इज नॉट यूनिवर्सल। इसको हम नो थोड़ा सा नो कह नो, सकते हैं, कस्टमाइजेशन थोड़ा चलता है। आपके एग्जैक्टली साथ कुछ और एग्जैक्टली। strategy काम करेगी, किसी और के साथ कुछ और स्ट्रैटेजी काम करेगी। हाँ, और ये तो एग्जैक्टली। बात आपने सही है, कुछ चीजों पे क्या करना पड़ता है, अपनी टाइम की अवेलेबिलिटी, अपना लर्निंग पावर, अपना अंडरस्टैंडिंग पावर के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करना पड़ता है। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी हाँ मैं भी और मानती हूँ यूनिवर्सल नहीं चल पाती हैं। हाँ हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में, कि किसी किसी को लगता है कि आज मैं इतना पढ़ लूंगा। मत पढ़ो, ठीक है। जितना हो रहा है उतना पढ़ो, लेकिन ठीक से पढ़ो। मैं जो करता था, ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा चीज है, अगर कॉन्स्टेंटली तुम उसे स्ट्रेस देते जाओगे, मतलब घुसाते जाओगे, वो नहीं ले पाएगा। उसको एक ब्रेक देना पड़ेगा। कैसे? मान लो कि तुमने 1 घंटा पढ़ा, उठो, जाके एक बार जस्ट घूम के आ जाओ, किसी से बात कर लो, फिर घूम के आ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर पढ़ो, फिर जाओ, फिर थोड़ा घूम के आ जाओ। ऐसे करने से तुम्हारा ब्रेन रेस्ट भी आएगा, रेस्ट भी लेगा, ठीक है, और फिर होता भी रहेगा, मतलब योर ब्रेन विल नॉट गेट फटीग। वो काम करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। कुछ मतलब ये मशीन नहीं है, ठीक है, ये अपना ही पार्ट है। तो इसको अपने तरफ से थोड़ा हाईजैक करना पड़ता है। तो हाईजैक कर लो, बस हो जाएगा। ये तो सही बोला आपने, साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो लर्निंग इनहांस करने के लिए यही बोला गया है कि यू नीड टू टेक ब्रेक हम्म इन बिटवीन, जब आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम्म, स्टडी कर रहे हैं। एकदम ब्रेक एकदम लेते हैं तो एकदम। आपका ब्रेन थोड़ा एंटरटेन होता है कुछ अदर फैक्टर से, हम्म, जो कि उसको वापस से वो एकदम एकदम। एनर्जी रिफिल करने में मदद करता है, जो कि आप नेक्स्ट पोर्शन पे हम्म डालने वाले हो। तो ये तो हम्म आपने, हम्म चलिए हम्म प्रतोष, इसके साथ हमने ये पोर्शन कर लिया रिगार्डिंग योर CSIR प्रिपरेशन से रिलेटेड। हम्म जो भी बच्चों के सवाल थे वो मैंने इंपॉर्टेंट जो सवाल थे वो मैंने ले लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग हम्म विद अ न्यू पोर्शन जिसमें कि मैं आपके इंटरव्यू रिलेटेड आपसे सवाल करने वाली हूँ। आई मीन अगेन ये आप ही के दोस्तों ने, हमारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन आपके लिए पुट ऑन किया है। हम्म। इंटरव्यू सेक्शन में सबसे पहला जो सवाल पूछा है, कहाँ से जाने कि कहाँ इंटरव्यू चल रहा है और क्या इंटरव्यू चल रहा है। What would be the source to know? अभी हम 22 में है, ठीक है, मतलब इट्स 2022। ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, वी आर जस्ट मतलब सराउंडेड विथ इंटरनेट एवरी टाइम। वी आर इन द इंटरनेट एवरी टाइम। तो मान लो कि मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप टाइम मैंने व्हाट्सएप में बिताया, वो टाइम मैं गूगल पे बिताऊं, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को जानना है कि कहाँ कहाँ इंटरव्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तुम्हारा कुछ टारगेट यूनिवर्सिटीज हो सकता है, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है। गो टू देयर वेब पेजेस, डायरेक्टली गो टू देयर वेब पेजेस एंड सी वेदर देयर इज एनी अपडेट्स और नॉट। ये एक जरिया हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है, बहुत सारे आई मीन वेबसाइट्स है और यूट्यूब चैनल्स है जो ऐसे अपडेट्स देते रहते हैं कहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं। इनफैक्ट टीचिंग पाठशाला में भी आते आते आप देते हैं वेब अपडेट्स देते हैं इंटरव्यू के। तो उस अगर तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो तुम्हें कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तुम्हें वो खबर आनी चाहिए कि यहाँ यहाँ इंटरव्यू अभी शुरू होने वाला है, ये लास्ट डेट है। तो ये तुम वेरीफाई कर सकते हो ऐसी तरीके से कि ऐसे ऐसे तरीके से कि तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं। किसी किसी को मैंने देखा है, मेरा ही फ्रेंड्स, भाई मेरे को थोड़ा बताना कब इंटरव्यू है। क्यों बताऊँ यार? अरे तुमको इंटरव्यू देना है, तुमको जानना है अपने से कि इंटरव्यू कब होने वाला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी से जान रहे हो। अपने से ढूंढो, अपने से। बहुत सारे जरिया है ढूंढ के निकालने में। तो डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके। जी, इस चीज के लिए तो मैं भी बच्चों को कहती रहती हूँ, मतलब
स्टूडेंट आर रेडी टू मेल मी जस्ट टू टेल मी कि मैम ये वैकेंसी निकल जाए ना, प्लीज मुझे एक मेल कर देना। तो मेरा उनसे यही सवाल होता है कि व्हाई यू आर वेटिंग फॉर माय मेल, मतलब व्हाई शुड आई या चेक फर्स्ट योर प्रायोरिटी माइन। मुझे तो या टाइम वैकेंसी किसको चाहिए? मैम मैम को नहीं चाहिए यार, तुमको चाहिए। सो एग्जैक्टली। यू शुड नो अगर मैं दैट थिंग। बिजी हूँ, इन केस मेरे से वो अपडेट मिस हो गया, सो यू आर डिपेंडेंट ऑन हम्म मी, एंड दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। यू आर अ मास्टर पास आउट स्टूडेंट, या फिर मान लीजिए आप मास्टर ऑन हम्म डिग्री स्टूडेंट हैं, आप में इतनी हम्म इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि आप हम्म एटलीस्ट वेबसाइट पे विजिट करके ये पता लगा सको कि कब क्या होने वाला है। मतलब हम्म हम 11th 12th के बच्चे नहीं है, इनफैक्ट वो बच्चे भी आजकल बहुत इंडिपेंडेंट चलते हैं, लेकिन ये जो चीज हम्म है वो बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है फाइन, आज के टाइम में बहुत से सोर्सेस, बहुत से फैक्टर्स अवेलेबल है आपकी पढ़ाई और आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए, पर नॉट पैरालाइज। पैरालाइज नहीं बनना है, अपनी जर्नी को आसान करना है। तो मैं भी स्टूडेंट हम्म को हमेशा यही कहती रहती हूँ कि एटलीस्ट जहां पे आप इंटरेस्टेड हैं उनकी वेबसाइट तो विजिट कीजिए। अगर आप अलर्ट हम्म, रहेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा, बस आपको एकदम सर्फिंग एकदम करना आना एकदम। चाहिए। जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं रेदर देन उतना टाइम आप गूगल पे स्पेंड कर लीजिए, आपको सब हाँ कुछ हाँ, पता चल जाएगा। ओके, एकदम एकदम। अगला सवाल काफी ज्यादा कह सकते हो आप डिमांडिंग सवाल है कि क्या इंटरव्यू में जो आपके मास्टर में डेजर्टेशन वर्क आपका हुआ था, क्या उसको हम्म उसके ऊपर कुछ एम्फोसाइज किया गया था, या मतलब नहीं भी होने से चलेगा? एक्चुअली बात ऐसा है कि ये आईआईटी बॉम्बे में एक्चुअली जब मैं अप्लाई कर रहा था, तो इन द एप्लीकेशन फॉर्म दे एक्चुअली आस्क्ड अबाउट एनी काइंड ऑफ एमएससी थीसिस और मे बी डिसर्टेशन प्रोजेक्ट इफ यू हैव एनी। सो मैंने वहाँ पे एक चीज नोटिस की कि जिनके पास वो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वगैरह नहीं था, आईआईटी बॉम्बे वाज नॉट गिविंग देम द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने नहीं दे रहा था। तो ऐसा था। और इंटरव्यू में ये सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में ही हुआ था मेरे साथ, बाकी कहीं जगह नहीं हुआ था। बाकी कहीं जगह किसी ने नहीं पूछा कि डिसर्टेशन वगैरह है कि नहीं। तो ये शायद उन लोग का कुछ क्राइटेरिया होगा। तो इंटरव्यू में जो हुआ था, इंटरव्यू में मैक्सिमम जगह पे अगर तुम्हारा कोई बैकग्राउंड, कोई मतलब तुमने किसी पे काम किया है, तो दे विल जस्ट स्टार्ट विद दैट ओनली। आपको मैक्सिमम मतलब मैंने कुछ कुछ इंटरव्यूज दिए हैं जो मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी। सो वो इंटरव्यू, वो उसमें से शायद मेजोरिटी जो इंटरव्यू थे उसमें वो डिसर्टेशन से शुरू करते थे। मतलब मान लो कि मैंने मेरे को पूछा कि आपने किस किस चीज में काम किया है, तो मैं जब बोलता था तो वहां से मेथड्स पूछ लेते थे कि ऐसा ये मेथड आपने किया था, लाइक आपने पीसीआर किया था, लाइक आपने क्लोनिंग किया था। तो आ, उसके उसके बाद वो क्वेश्चंस घूमने घूमने चालू होते हैं। मतलब वहां से आपको लेके जाएंगे कि क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं पीसीआर। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये है, फिर आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने बोलेंगे कि अगर मेरे पास ये है, ये कंडीशन है, तो इसमें से आप कैसे वो हाइपोथेसिस प्रूव करोगे। ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन, हाँ, डिसर्टेशन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ठीक है। तो ये होगा मेरा आंसर। ओके, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट में इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिसर्टेशन एक्सपीरियंस, बट कुछ ऐसे भी हम्म, इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके लिए मैटर नहीं करता। ओके, मैटर नहीं करता, दैट इज अ मैटर। मिक्स टाइप, राइट? मतलब कि कहीं पे आपको इम्पोर्टेंस दी भी जा सकती है उसके बेसिस पे, और कहीं पे वो हम्म। आपके लिए ड्रॉबैक भी बन सकती है, बट इट इज नॉट हाँ, अ, ड्रॉबैक भी बन सकता, स्पेशली वो बच्चे कंपलसरी थिंग। रहते हैं कि मैम हमारा तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लैब एक्सपीरियंस, तो क्या हमको मौका हम्म। दिया जाएगा किसी इंटरव्यू में हम्म। प्रॉपर ढंग से खुद को नहीं प्रेजेंट? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं बनेगा, यू किसी कैन किसी अप्लाई। आई गेस, बट सब किसी जगह। किसी, हाँ, मतलब बहुत लिमिटेड है वो, मेरे को जो पता लगा है वो बहुत लिमिटेड है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस दे डजंट लुक ऑन दैट थिंग्स। Fine. अगला सवाल पूछा है स्टूडेंट्स ने कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे गए, जितना भी आपके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, एंड इसके अलावा क्या कोई हम्म। कॉमन क्वेश्चन भी था जो कि लगभग सारे इंटरव्यू में कॉमन तरीके से पूछा गया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कॉमन कॉमन क्वेश्चंस नहीं होते एक्चुअली।
ऐसा हो सकता है कि हाँ एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है जो कि मतलब वो मतलब एकेडमिकली कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने जब पीएचडी इंटरव्यूज दिया तो वहां पे एक क्वेश्चन होता था कि व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी, तो ये क्वेश्चन कॉमन था। तो जनरल होते हैं इसका जो। अलग अलग, हाँ ये इसका अलग अलग जवाब हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो उसका सवाल तो खुद को देना पड़ेगा। मतलब मैं अगर मेरा सवाल बोलता हूँ और वो ही कॉपी करके कोई बोल रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। योर पर्पस शुड बी क्लियर, तुम क्यों करना चाहते हो पीएचडी, ठीक है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन था। और इसको छोड़ के इंटरव्यूज में ऐसा हुआ कि मान लो कि मेरा कोई प्रोजेक्ट इंटरव्यू है, जेआरएफ पोस्ट वगैरह जो निकलते हैं या प्रोजेक्ट पोजीशंस में जो पोस्ट निकलते हैं, उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं मेरा उसमें प्रोजेक्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट टाइटल है उसको ध्यान से पढ़ना है, मतलब उसको समझना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पोजीशन और जीआरएफ में ये हो गया। और पीएचडी में आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ क्या है। ये हर जगह हर जगह पूछते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने कहा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे मैं मतलब कहा हूँ कि मेरे को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंटरेस्ट है, तो दे विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अभी डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऐसे नहीं कि आपको बोला कि हु इन्वेंटेड डीएनए, ऐसे नहीं होगा। होगा, लेकिन आपको ये चेक किया जाएगा कि इफ यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग इन विद इन यू, आपको सोचना आता है एट दैट मोमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए बोलेंगे। आपको ये पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर मेथड क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन हम लोग क्यों करते हैं, फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सब सवाल होंगे, ये तो मतलब जानना चाहिए। फिर वो मेथड से रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंटल कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको वहीं पे सोचना है। और वहीं पे आपको ऐसा ऐसा नहीं कि वो जो एक्सपेरिमेंट आपको डिजाइन करने बोला है वो एकदम सही होना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट आना ही चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ये साइंस है, ठीक है। तो ऐसा आपको वहां पे कुछ सोचना पड़ेगा। You will have to think something, you will have to come up with something that may or may not be giving you that result, that may or may not prove that hypothesis. So वो आपको वहां पे बैठ के करना है। एंड स्पीकिंग अबाउट माई आईआईटी बॉम्बे इंटरव्यू, वो कुछ ऐसा हुआ था कि वो लोग पहले आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट राउंड सिलेक्शन के बाद उन लोगों ने कुछ एक प्रोजेक्ट लिस्ट दिए थे अलोंग विद द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स। सो वी हैड टू सिलेक्ट, वी हैड टू पुट आवर प्रेफरेंसेस कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग लेना चाहते हैं और कौन गाइड हम प्रेफर करना चाहेंगे। सो दैट वाज 1 2 3 4 समथिंग 4 गाइड्स वी कुड चूज और प्रेफर। सो फिर हम लोग को एक गूगल फॉर्म टाइप कुछ दिया था शायद। तो उसमें एक बात हुआ कि उसमें रिसर्च प्रपोजल लिखना था। तो वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर वो फर्स्ट सेकेंड राउंड में जो इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ वो रिसर्च प्रपोजल के बेसिस में हुआ। तो दे विल प्रोवाइड यू दी प्रोजेक्ट टाइटल एंड आपको वहां से पढ़ के निकालना पड़ेगा कि इसमें क्या काम हुआ है, क्या नया कर सकते हैं। तो उसको लेके आपको प्रपोजल डालना है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू में क्या होगा, मान लो कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो प्रोफेसर को रखा था, he will be in your interview panel, okay, so get ready with that। हाँ ठीक है। तो वो आपको आपको क्वेश्चन शुरू शुरू जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है। तो फिर मेरे मेरे को मेरा मेरा एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। तो उन्होंने मेरे से एकदम डिसर्टेशन लेके स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे। ईस्ट जेनेटिक्स में काम था, तो ईस्ट जेनेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि ईस्ट टू हाइब्रिड वगैरह। उसके बाद फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम लोग वो जो फ्रेट है, फ्लूरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, वो भी कर सकते हैं टू चेक प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन आए। मतलब मेरा इंटरव्यू कुछ 45 मिनट्स तक चला एंड आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट इन द
इंटरव्यू। सो मैं बहुत डरा था। तो फिर उनका शायद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चंस लाइक 15 to 20 मिनट्स हुआ। उसके बाद और एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मेरे को बायोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस पूछे। तो वो क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसा था, बेसिक क्वेश्चंस था कि तुमने एसडीएस पेज किया है, तो मैंने बोला हाँ किया है। तो उसके बाद बोला कि एसडीएस पेज में क्या लगता है, तो मैंने बोला ये लगता है। तो बोलो कि और कुछ लगता होगा, तो मैंने बोला कि बीटा मार्कअप इथेनॉल। फिर बोला कि अच्छा बीटा मार्कअप इथेनॉल का क्या काम का है, तो मैंने बोला कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस ब्रेक करता है। तो बोला ठीक है, तो बीटा मार्कअप इथेनॉल का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है? तो मैंने बोला ये स्ट्रक्चर तो अभी याद नहीं आ रहा है। तो बोला तो सर दे विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। अगर आप रुकते हो, आप कहीं कहीं पे रुक जाते हो, दे विल हेल्प यू। वो वहां पे बैठे ही हैं आपको लेने के लिए, ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आई थिंक यू नो दैट यू ट्राई वंस। तो मैंने सोचा कि बीटा मार्कअप तो इथेनॉल है। तो मैंने कहा कि इथेनॉल का तो स्ट्रक्चर पता है मुझे। तो मेरे को बोला कि ठीक है इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ। तो मैंने इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया, फिर दिखाया ऐसे। फिर बोले कि काम करो, अच्छा इसमें फिर कहाँ मार्कअप तो ग्रुप रखेगा? तो मैंने बोला बीटा पोजीशन में। बोले बीटा पोजीशन कौन सा है? फिर मैंने अल्फा बीटा करके दिखाया ऐसे। फिर बोला कि लगा दो फिर बीटा में। तो मैंने बोला वो मार्कअप तो ग्रुप ही नहीं याद आ रहा है। तो मेरे को जो एसएच वाला ग्रुप था, सल्फाइड्रिल वाला ग्रुप था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा था उस मोमेंट। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी ये डिस्कस कर सकते हैं। तो बोले ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आया था वही आया था कि व्हाई डू वांट टू डू यू परस्यू पीएचडी। मैंने इसका जवाब कुछ इस तरीके से बोला कि मेरे 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 को ये लगता है कि आई ऑलवेज हैड ए spark on me to understand things in a understand things very I mean very deeply, और observe that thing very minutely। ये मेरे को था कि कुछ एक चीज है उसको ढंग से समझना है, ठीक है? और एकदम उसका मतलब उसका पूरा हर कंपोनेंट को धीरे धीरे समझना है, लेकिन हर किसी चीज को ऑब्जर्व करना है और वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस ऐसे अपने आप आ जाएंगे। अगर आप कुछ चीजें समझ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना एक नॉर्मल चीज है। तो वो क्वेश्चन आता था मेरे मन में, तो मैंने कहा कि ये मेरा एक पार्ट है कि मैं ये आता था मेरे मन में, ये क्वेश्चंस आते थे। और उसके बाद उस क्वेश्चन को कैसे मैं अप्रोच करूं, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ये भी सोचना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू थिंक दैट एज वेल। तो मेरे को लगता है कि आई आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू थिंक हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो ये मैंने बोला। उसके बाद मैंने बोला कि एज एज आई लाइक टू कस्टमाइज थिंग्स, आई लाइक कस्टमाइजेशन एंड ऑल। फिर मैंने कहा कि मेरे को चीजें कस्टमाइज करना बहुत पसंद है। तो मैं चीजों को इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो आई कैन अप्लाई दैट skill to my research as well. So if you are not if you are applying something and you will you are improvising that thing, तो वो बहुत काम में आने वाला है रिसर्च में। एज यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको मेथड्स इम्प्रोवाइज करने पड़ेंगे, ट्रबल शूट करने हैं तो इम्प्रोवाइज करने पड़ेंगे, उसके बाद मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये स्किल तुम्हें सीखना है या होनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने इस तरीके से कहा। तो वो शायद तो इतना ही था क्वेश्चंस बस। उसको ही मतलब 45 मिनट्स चले गए। ओके, तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड इन इंटरव्यू। या ये हाँ, मतलब इंटरव्यू मेरा ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू देने के बाद मैं एक तरीके से बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरे को लगने लगा कि आई विल गेट इट। तो दैट वाज तो फिर इंटरव्यू के नेक्स्ट दिन ही मेरे जो प्रेफर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेरे को फोन किया था कि यू आर यू श्योर यू विल जॉइन माय लैब, कैन यू कंफर्म इट?
तो मैंने कहा कि जस्ट गिव मी 1 day एंड आई विल जस्ट लेट यू नो। तो फिर मेरे को पता लगा कि या आई वाज क्वाइट राइट एट दैट मोमेंट। तो ये होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपने दिया, फिर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि लग रहा है कि हो जाएगा, ये होना चाहिए। ओके, तो मतलब ये एक मिथ गलत होता है कि इंटरव्यू में आपके सारे सवाल सही होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सवाल सवाल का आंसर, चुप नहीं बैठना है। मेरा मतलब ये है कि चुप नहीं बैठना है, आपको सोचना है, सोचते जाना है कि क्या हो सकता है, हो सकता है कि वो गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि गलत बोल दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गलत बोल सकते हैं, सब कोई गलत हो सकते हैं, लेकिन सोचते जाना है, ठीक है। वो देखना चाहते हैं कि तुम सोच सकते हो कि नहीं सकते हो। अगर आप बैठे हो एकदम शांत से, आपको एक क्वेश्चन पूछा है, आपने शांत से बैठ लिया बस, तो you will not be selected, okay, so you will have to keep on trying, ये बात है। जी, कहते हैं ना वो आपकी थिंकिंग पावर ही देख रहे होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली, लैब एग्जैक्टली। में भी यही होता है कि जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं रिजल्ट हमेशा हमें सही नहीं आता है। इनफैक्ट कभी कभी तो गलत रिजल्ट हमको सही रिजल्ट तक पहुंचाता है कि वी आर मूविंग इन अ रॉन्ग एग्जैक्टली। डायरेक्शन। ओके, वी हैव टू चेंज समथिंग, हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट में, देन वी कैन डू समथिंग एल्स। तो वही सोचने की अप्रोच सबसे बड़ी होती है, मतलब द वे यू आर ट्राइंग टू डील विद दैट, वही चीज है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उन सब चीजों से रिलेटेड कंडीशंस ऑलरेडी लैब में आएंगे, एंड इफ यू आर एग्जैक्टली, हाँ। फीलिंग दैट तो ऑब्वियसली आप फिर बीच में क्विट करना चाहोगे। तो ये तो एकदम, बात एकदम, आपने बिल्कुल एकदम, सही है कि वो आपकी थिंकिंग पावर ही सबसे ज्यादा होता है जो टेस्ट कर रहे होते एकदम, एकदम। हैं। ओके, अच्छा, एक सवाल और है जो कि बहुत आईआईटी से रिलेटेड बहुत फेमस रहता है कि क्या आईआईटी रैंक बेस्ड पे सिलेक्शन करती है कि हाँ टॉप 200 1 से लेकर 200 रैंक तक वाले बच्चों को हम बुलाएंगे, बाकी जो रैंक वाले हैं उनको नहीं करेंगे? कुछ ऐसा भी स्क्रीनिंग आईआईटीज में चलता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफी आईआईटीज के साथ है। जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो ऐसा होता है कि उनका कुछ सर्टेन गेट स्कोर रहता है। मान लो कि मे बी इट कैन बी अबव 550, और वो कुछ बहुत मिनिमल रहता है, 550 या मतलब 500 के ऊपर ऐसा होता है कुछ। आई एग्जैक्टली डोंट नो दैट लिमिट, बट वो कुछ ऐसा रहता है कि लिमिट, आपका अगर मैं ऐसा कहूँ कि रैंक बेसिस में कहूँ कि आपका अगर मतलब मान लो कि 700, मे बी इवन 1500 और मे बी 1000 एज वेल, so you can apply, okay, and once you have applied, once you have qualified for the interview, if you are having that confident, if you perform really well in the interview, they will not even look a single time into your rank, okay. So ऐसा बात नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ आईआईटीज का वो गेट स्कोर एक ये लिमिट रहता है, लेकिन गेट स्कोर अगर आपका एलिजिबल है, आप अगर एलिजिबल है टू अप्लाई, दे विल नॉट सी कि आपका रैंक कितना है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ठीक है, माना कि स्टार्टिंग का क्राइटेरिया मतलब हल्का सा गेट स्कोर हो गया या कुछ और हो गया, बट जो मेन प्रायोरिटी दी जाती है वो आपके नॉलेज को दी जाती है। इफ यू आर एग्जैक्टली, हैविंग अ गुड एग्जैक्टली। नॉलेज, आप अपनी कम रैंक हम्म, से भी सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो कि वो आपको ले, हम्म, हम्म, वो आपको ऐसा मतलब हुआ सेलेक्ट है। करने के लिए मजबूर हो हम्म, जाए। ऐसा आई थिंक हम्म, ऐसे कंडीशंस मैंने बहुत सारे सुने थे, अपने सीनियर्स के साथ सुने थे कि उनका गेट का हम्म, स्कोर वाज नॉट दैट गुड, बट द ना, वे दे हैव आंसर दोस थिंग्स इन इंटरव्यू, मतलब हम्म, मतलब ऐसा हो गया कि जो मेंटोर था ही वाज लाइक कि कहाँ हम्म। थे तुम अभी तक, एंड सही है, सही है, सही कोई है, कुछ एकदम। और देखने का जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुम कब ज्वाइन कर रहे हो, मतलब ऐसे हाँ, ऐसे सही है, डिपेंड एकदम। हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप या। खुद को जो है नॉलेज से ग्रूम अप कैसे करते हैं, क्योंकि हम्म। कल भी और आज भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका नॉलेज ही है। लेकिन यस, एग्जैक्टली, ये भी है कि एग्जैक्टली। आप बाकी रिकॉर्ड्स भी ठीक रख रहे हैं, मतलब इतना मिनिमल तो रखना ही है कि आप वहां तक पहुंच पाओ जहां तक आपको खुद को जाके प्रूव करना है। अगर आप वो मिनिमल नहीं रखते हो तो वो फिर जाने आने का जो आपका रूट है ना वो हैम्पर हो जाता है। हम्म, यू आर इंटेलिजेंट बट यू आर नॉट हैविंग दैट सर्टिफिकेट टू प्रूव योर मिनिमल क्राइटेरिया, वो एक मेंटेन हम्म, रखना है। ओके, हम्म, अच्छा, एक और बहुत स्पेसिफिक सवाल था, क्योंकि आपका सीएसआईआर आईआईसीबी में एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, हम्म,
वो किसी बच्चे ने पूछा है कि CSR IICB कैसा है इन कंपैरिजन टू द अदर IITs एंड आइजर फॉर परसुइंग PhD। ओके, ये सवाल कुछ मतलब बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि CSR IICB हो गया या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, CSR ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बने ही है रिसर्च के लिए। ओके, सो रिसर्च के मामले में अगर मैं बोलूं कि जो रिसर्च का क्या कहते हैं उसे, मतलब जो रिसर्च का लेवल है, वो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, IICB में या मान लो कि IGIB में या RCB में, जो बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, तो उनमें रिसर्च का जो लेवल है बहुत हाई रहता है। and IITs have just started to I mean to do that level of research. They are just in the beginning of the path. Okay, तो उनका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बट दे आर ट्राइंग रियली हार्ड। ओके, सो अगर आपको पीएचडी अगर आपको पीएचडी मिलता है लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, तो पहले तो आपकी इंटरेस्ट क्राइटेरिया देख लीजिए कि वो आपका अगर इंटरेस्ट क्राइटेरिया है, वो आपको मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है, ठीक है, आपको अगर गाइड सही लग रहा है, यू कैन ऑब्वियसली गो विथ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। बट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के कुछ अपने प्रोज होते हैं, कुछ अपने कॉन्स होते हैं, और आईआईटीज के भी कुछ अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। लाइक इफ यू आर इन ए आईआईटी और मे बी इन ए यूनिवर्सिटी, तो उसमें यूनिवर्सिटी लाइफ कुछ अलग सा होता है। लाइक यू गेट टू सी यंग क्राउड ऑल ओवर अराउंड। और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना कि इट्स लाइक एवरीवन इज डूइंग रिसर्च इन देयर ओन, मतलब क्या कहते हैं उसे, कुछ मतलब ऐसा हो सकता है किसी किसी को कि ऐसा बहुत मेरे को वो चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आई रियली लाइक टू हैव सम यूनिवर्सिटी लाइफ एज वेल। तो मैंने इसलिए आईआईटी चूज किया था। तो इफ अगर उनको एकदम डीपली रिसर्च करना अच्छा लगता है या दैट लेवल ऑफ रिसर्च अच्छा लगता है, तो दे कैन ऑब्वियसली गो देयर, दे कैन ऑब्वियसली ज्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। वो उसमें बहुत 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 बढ़िया रिसर्च होते हैं। तो दैट मे बी द मेन डिफरेंस बिटवीन आईआईटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। Next, but although I don't know whether you will be going to answer this question in better way or not, because question है good speaker पे कि if someone is not a good speaker, how he or she can improve his or her confidence for interview. So, what do you want to suggest in that? इतना देर हम मेरे को सुन के पता लग गया होगा कि आई एम नॉट ए गुड स्पीकर एट ऑल, ठीक है। No, no, of course you तो are. When you are तो successful in putting whatever thought you are having in your mind, then you are a good हम्म speaker. It may be on the beginning, it may be in the middle, it may be the very smart one. But yes, you are. सो एनीवे, सो मेरे को ये लगता है कि ये कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए कि आप गुड स्पीकर हो कि नहीं हो। क्यों सोचना यार, नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो, मतलब आपने जो कहा अभी, मेरा दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है, उसको किसी तरह से सामने वाले को पहुंचाना है, बस। मेरा यही मोटिव होना चाहिए। वो कैसे आप पहुंचाते हो, उसका उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ ये बोलेंगे कि इफ आई डोंट नो इंग्लिश, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं है, दे विल नॉट फोर्स यू टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको वो बोलेंगे कि आप जो समझाना चाहते हो, हम लोग को समझना है, बस। आप हिंदी में बोल दो। अगर कुछ दूसरा लैंग्वेज के सर्स है, मतलब प्रोफेसर है, अगर आप, दे विल आस्क यू, यू कैन स्पीक इन दैट दोज लैंग्वेजेस एज वेल। सो मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो ये भी हो सकता है, तुम अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हो इफ दे अंडरस्टैंड। सो डोंट एवर थिंक ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, कि मैं गुड स्पीकर हूँ कि नहीं हूँ। तुम हो, बस। अगर आपको अपनी बात सामने वाले को समझाना आता है, देन यू आर अ गुड स्पीकर। दैट्स इट। या यही एक क्राइटेरिया है जो कि गुड हम्म स्पीकर का हो सकता है।
रही कॉन्फिडेंस की बात, तो वो धीरे धीरे इंसान गेन कर लेता है। द मोर यू नो द एकदम मोर एकदम कॉन्फिडेंट यू बिकम। कॉन्फिडेंस का अलग एग्जैक्टली कोर्स नहीं एग्जैक्टली होता। इफ यू आर नोइंग एकदम वेल, अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट होता जाता एकदम है। आप किसी की बातें सुन के, किसी का मोटिवेशन लेक्चर सुन के, किसी को फॉलो करके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो। नहीं हो जहाँ सकते, नहीं तक हो मैं सकते। मैं अपने स्टूडेंट को यही कहती हूँ, नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्फिडेंस यू कैरी। एकदम मोर नॉलेज यू एकदम आर, एकदम मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी। दैट्स इट। एकदम और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब जब तुम्हारा प्रिपरेशन चल रहा होगा, लाइक मेरे केस में जो हुआ था, बहुत खराब टाइम आएंगे, ठीक है, मतलब बहुत आएंगे, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप से बात करो, ठीक है। अपने, मैं जो करता था अपने आप से बातें करता था, ये करते रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, अरे हो जाएगा यार, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और तुम अपने आप से जितने बातें करोगे, तुमको अपने आप का प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाएगा। मतलब अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करने तुम सीख जाओगे कि क्योंकि तुम बात कर रहे हो अपने आप से, और यू आर जस्ट यू आर वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। खुद को पता है तुमने क्या किया है, आज आज कितने टाइम पर आए तुमने, पता है, तुमको पता है। मतलब मैंने अपने अपने आप से कहा कि आज मैंने इतना पढ़ा है भाई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, और थोड़ा पढ़ना चाहिए था, आज आज ये वाला प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो ये होना चाहिए, ये फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। वेरी वेल सेड। ओके प्रतोष, तो हमने आपकी दो कैटेगराइजेशन की सारे एक्सपीरियंस सुने, आपके सीएसआर हम्म प्रिपरेशन का, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन का। अब हम्म। कुछ ऐसे भी सवाल बच्चों ने पूछे हैं जो कि थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड है, मतलब इट इज हाँ। समहाउ बिटवीन योर इंटरव्यू एज वेल एज योर पीएचडी लाइफ, और हम्म। काफी इंपॉर्टेंट भी सवाल हैं, तो मैं उन सबको आपके हम्म सामने रखना चाहूंगी एंड यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। द हम्म फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके दोस्तों ने आपसे पूछा है कि हाउ यू मेक योर एसओपी इफेक्टिवली सो दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पीएचडी इन आईआईटी बॉम्बे। ओके, सो आई वुड से एसओपी लिखना मेरे को एकदम नहीं आता था, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। एसओपी एज ए फॉर्मेट, द लाइक most of the places they provide their format. I mean, IIT Bombay, they provided the format that there will be three stanzas. First stanza would be like introduction to the topic. Second stanza would be like how will you approach some problem, or maybe how will you address that problem, and what will be your strategies against that problem. तो ये सेकंड पैरा में था, और थर्ड पैरा में था what is your background about that topic, or maybe about that, I mean, if you have any prior experience to related to that topic. तो ये था आईआईटी बॉम्बे का एसओपी का मतलब क्या कहते हैं उसे, फॉर्मेट। तो मोर और लेस ये फॉर्मेट घूमता फिरता है, ठीक है। एंड स्पीकिंग अबाउट हाउ वी शुड राइट द एसओपी, if you have a topic, I mean, if you have a topic, just go in PubMed, or maybe in just give a Google search. तो गूगल सर्च देने के बाद बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे। ट्राई रीडिंग दोज आर्टिकल्स, ट्राई मेकिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम दोज आर्टिकल्स, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले समझो, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, गेट हेल्प फ्रॉम दी सीनियर्स, ठीक है। फिर समझने के बाद गेट दोस पॉइंट्स ऑल जॉट डाउन इन ए सेम प्लेस। उसके बाद ट्राई टू फिगर आउट सम, आई मीन सम, आप एक काम करना, वो रिसर्च आर्टिकल के एकदम नीचे डिस्कशंस बोल के एक अलग से पैराग्राफ रहता है। तो गो इन दैट कॉलम, एंड वहां पे वो लोग बोलते हैं कि आई मीन they have done these, they have done that, but there are still those things which are needed to be addressed, ठीक है। तो वहां से जाके वो देखो, या वो चीज दिमाग में लाओ कि जो वो लोग शायद करना चाहते हैं या मिस कर गए, ठीक है। तो उसको लेके सोचना है कि इसको कैसे करे, मतलब इसको कैसे अप्रोच करे। तो ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट में बोलूंगा कि इसको लेके सोचना है, और उसके बाद इसको ऐसा नहीं सोचना है कि इसको सॉल्व करना ही है, ऐसा नहीं। मतलब वो उसको अप्रोच कैसा होगा, व्हाट आर द मेथड्स यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दैट, लाइक यू आर गोइंग टू डू क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन और Is2 हाइब्रिड,
लाइक ये क्या करोगे आप, क्या क्या मेथड्स करोगे, तो ये लिखना है बस। इसी में आपका एसओपी बन जाएगा। जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन, क्या समझा है आपने, क्या करना चाहते हो, ठीक है, और कुछ किया है कि नहीं उससे रिलेटेड, बस एसओपी खत्म। ओके ओके। तो मतलब आपने इसमें ये भी बता दिया कि आपने एक्चुअल में लिटरेचर रिव्यू कैसे किया था। हाँ एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली, इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट होता इज है, मोर इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसर्च प्रपोजल। ओके। हम्म। अगला सवाल आपके दोस्त आपसे पूछना चाहते हैं, हाउ यू हैव सेलेक्टेड योर रिसर्च टॉपिक फॉर पीएचडी। ये एक्चुअली ऐसे टॉपिक, आई मीन आपका इंटरेस्ट क्या है ये होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, पहले से था एकदम, ठीक है। तो मैंने डिसर्टेशन भी वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया हुआ था। फिर मेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो आई ट्राइड दैट एज वेल एज ए पीएचडी करियर में भी। सो देन आई थॉट ड्राई लैब वुड बी, आई मीन ड्राई लैब उतना अच्छा नहीं रहेगा टू परस्यू द इंटायर पीएचडी विथ ड्राई लैब। तो मैंने फिर सोचा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चलते हैं, तो फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने started with I mean looking for some molecular biology labs. So just मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है वो सोचो, बस लैब्स बहुत है, ठीक है, मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट मेक यू अ एलिजिबल पर्सन फॉर अप्लाइंग इन आईआईटी बॉम्बे। ऐसा ऐसा तो मतलब आई मीन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगा कि you know your topic very much well. I mean आपका हाथों में वो होना चाहिए, वो ग्रिप होना चाहिए आपका टॉपिक में। आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो आईआईटी तो छोड़ो, मतलब जहां कहीं भी जाओ वो होना चाहिए बस। आईआईटी में वो बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक वो सब कुछ नहीं होता है, वो बस होना चाहिए कि इफ यू आर क्लियर और नॉट, क्या आप करना चाहते हो बस। तो प्रणतोष, आपने ये जो अलग अलग आईआईटीज आइसर में अप्लाई किया, तो मतलब व्हाट वाज योर अप्लाइंग सोर्स, वेदर यू हैव अप्लाइड विद द गेट स्कोर और इट वाज फ्रॉम सीएसआर नेट जेआरएफ स्कोर। एक्चुअली इट वाज लाइक आईआईटीज में मैंने इसमें गेट स्कोर से ही अप्लाई किया था, ठीक है। तो गेट स्कोर से अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो हुआ एक्चुअली, मैंने गेट से ही अप्लाई किया था। गेट से अप्लाई करने के बाद दे आस्क्ड टू गिव मी अबाउट माय सम अदर क्वालिफिकेशंस। तो मैंने जब सीएसआर नेट का स्कोर वगैरह दिया, उसके बाद जीआरएफ जो ये सबमिट किया, तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो मतलब गेट से तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलता है, बट व्हाट दे डिड इज मेरे को वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप से अपना फेलोशिप ट्रांसफर करा दिया। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, इफ यू हैव योर ओन फेलोशिप दे विल जस्ट हैंड इट ओवर टू यू। यस, दैट इज ट्रू। ये ऐसा ही था। And of course, you get much better fellowship in CSR as compared to the institute fellowship, या जितना मैंने सुना है। हाँ हाँ। लास्ट सवाल है आपके लिए कि गाइड क्या आपको आपकी इंटरेस्ट का मिलता है या नहीं। ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, आई वुड से। आई मीन मान लो कि कुछ मतलब ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स, ज्यादातर आईआईटीज में ऐसे होता है कि दे गिव ए प्रेफरेंस लिस्ट। मैंने जैसे कहा तो प्रेफरेंस लिस्ट में आपको ढूंढना है कि आपको कौन से गाइड के पास जाना है। अगर आप पर्टिकुलर किसी गाइड को टारगेट कर रहे हो, तो ये देखना है कि उनका इस साइकिल में प्रोजेक्ट निकला है कि नहीं। अगर उनका वैकेंसी निकला है तो ही यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू कांट अप्लाई। सो ऐसा हो भी सकता है कि तुमको मिले, नहीं भी मिल सकता है। आई मीन यू शुड बी रेडी टू अडाप्ट, आई मीन विथ आई वुड से डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर रिसर्च टॉपिक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So I would say that is equally important. ओके। तो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अलग अलग आईआईटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ रहा है, तो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज इंटरव्यूज, मतलब आपने एक ऐसी चीज जो कि गेन की और जो कि आपके पास पहले नहीं थी, मतलब एनी चेंजेस
विच यू हैव फील कि यस, इस इंटरव्यू से मुझे ये चीज एक बहुत अच्छी गेन करने को मिली, और जो कि मुझे बहुत आगे चल के इससे बहुत हेल्प भी मिलने वाली? पहला बात तो कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस, मतलब मैंने जब पहला इंटरव्यू देने बैठा तो मैं आई वाज शिवरिंग। ओके, मैं कांप रहा था पूरा, ठीक है। तो आई समहाउ मैनेज्ड। तो इंटरव्यू अच्छा गया था। दैट वाज आईआईटी हैदराबाद। ओके, सो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। तो कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है कि ये कॉन्फिडेंस किसी और जगह से नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू, मतलब जितने आप इंटरव्यू दोगे उतना कॉन्फिडेंस आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि पीएचडी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो और मतलब वो डेटा आप पब्लिश कर रहे हो, वो नहीं है पीएचडी। यू विल हैव टू हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होने चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपको उस जगह देगा, वो प्लेटफॉर्म देगा कि आप वो कर सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट है। मेरे मेरे ख्याल से वही होगा, कॉन्फिडेंस मिला है मेरे को। तो प्रणतोष, आपसे तो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल आपसे हमने पूछे, उसका आपने जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया। इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ नया जानने को मिला, क्योंकि कहते हैं ना, हर एक का एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। एक ही लैब में या एक ही लैब का इंटरव्यू देके आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मेरा अलग हो नहीं सकता है। नहीं, वी ऑलवेज हैव समथिंग टू लर्न विथ ईच अदर। तो हम्म। कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आप अपने दोस्तों को देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुमको करना है, अगर तुमको पीएचडी करना है, अगर तुमको रिसर्च करना है, ठीक है, डोंट गिव अप। ठीक है, डोंट गिव अप, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है। गिव अप मत करना, ठीक है। वो पहले भी मैंने बोला कि सर है, मैम है, ठीक है। आपको हर हर आपको हर हर प्रॉब्लम का सॉल्व मैम और सर से मिल जाएगा, ठीक है। डोंट डोंट गिव अप। आपको मुश्किल्स बहुत आएंगे, मुश्किलें बहुत आएंगे। सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है। इस एज में सोसाइटी का प्रेशर बहुत रहता है, ठीक है। मैं जब क्लासेस करता था तो वहां पे कुछ लेडीज थे, उनको उनको शायद घर से भी बोल रहे थे कि शादी का कुछ प्रॉब्लम, शादी करने के लिए। तो ये आएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने रमिका शिंगला मैडम जो है, जो जो इस साल AIR 1 है, तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उनसे बात भी हुई। तो she is a married woman, right? And she got an AIR 1. I was so much amazed to see her. तो जस्ट वो चीजें देखो कि यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो डोंट गिव अप, बढ़ते जाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यू यू कैन बी फेलियर एट दैट मोमेंट। मैं जो करता था कि वो फेलियर को एज ए एज ए कुछ सीखो, उस फेलियर से कुछ सीख लो, ठीक है। वो रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम कुछ भूल कर रहे हो, डोंट ट्राई टू रिपीट दैट मिस्टेक इवन इन एग्जाम एज वेल। मैं एग्जाम में भी बोल रहा हूँ, अगर तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि वो कुछ लोग का जो होता था कि बहुत सारे कर दिए, मतलब बहुत सारे, मेरे को ये आता है मैं कर दिया, मेरे को ये क्वेश्चन भी आता है मैं कर दिया। नहीं करना है, वो ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा। मैं जो करता था पहले, मैं बहुत सारे आंसर्स कर देता था, फिर नेगेटिव आ जाता था बहुत सारा। तो मैंने फिर वो इम्प्रूव किया। तो अपने खामियों को, अपने जो ड्रॉबैक्स है उसको पहले ढूंढ के निकालो एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ट्राई टू don't try to emphasize on new things. Try to be a better version of yourself, that's all। बस और कुछ नहीं। ओके, बहुत सही बात आपने कही है, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे
जितने भी स्टूडेंट आपको देख रहे हैं आज उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिकॉज बीइंग अ टीचर ही सही, मैं आज इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, तो ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वो काफी एक्साइटेड भी थे आपके साथ अपने सवालों को पूछने के लिए, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इज एंटायरली डिफरेंट जो वो जानना चाहते थे, और रियलिटी चेक करना चाहते थे कि क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, जो सुना है क्या ऐसा होता है या नहीं। प्रणतोष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो कमिंग मच। हियर, फॉर कमिंग ऑन टीचिंग पाठशाला, और अपने इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने इतनी सारी मूवमेंट शेयर की, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रिसर्च वर्क एंड फॉर योर लाइफ। थैंक यू मैम। मैम मैम और सर को मेरे तरफ से बहुत 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 शुक्रिया, और मैं आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। ओके, सो थैंक यू मैम। You're most welcome, Pranatosh, most welcome. Okay, so till then, take care, Pranatosh, and bye bye. ओके, बाय बाय।